निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, ये वो बर्बाद हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये कहीं नहीं कहीं इसी का तो असर नहीं पड़ा जो बिहार में। एकदम इसी की असर पड़ा है। और आने वाले समय में जो स्थिति बनी हुई है 2024 में, इसका बहुत आज भाजपा और जदयू का सरकार बिहार में था जो चली गई, आज वो महागठबंधन परिवार का सरकार बन गया। आज आप झारखंड में नहीं हो, आप बंगाल में नहीं हो, आप उड़ीसा में नहीं हो, तो ये सब मंतव्य रखने का मतलब ही है आप प्रजातंत्र को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म कर करके और राजतंत्र बहाल करना चाहते हो, जो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। देश दूसरे तरीके से चलाया जा रहा है। ये अब तो जनता जिसको इलेक्ट कर करके भेज रही है, आप उसको खरीद फरोख्त करके अपने पार्टी में मिला करके उसकी सत्ता को गिरा रहे हो, ये तो गलत है ना। विकास से प्रभावित होना ही है। आप एक तरह से बोलते हो कि एकदम विकास की ओर हम देश को ले जा रहे हैं, एकदम हम विकास पुरुष हैं, देश को एकदम डेवलपमेंट के ओर ले जा रहे हैं। जब सत्ता में बैठे हुए लोग, हमारे राज्य में लोग, अगर वो बैठे हुए लोग ही सही तरीके से सरकार नहीं चला सकेंगे, सरकार में उनको स्थापित होते हैं, अब फिर तोड़ बटोड़ करके सरकार गिरा दी जाती है, फिर नए तरीके से सरकार बनाई जाती है, फिर वो तोड़ते हैं, फिर वो गिराते हैं। इस स्थिति के चलते तो आज झारखंड की ये स्थिति है। कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ पा रही है। जनता को भी चाहिए कि एकदम मैंडेट, पूर्ण बहुमत का मैंडेट दे, तभी सरकार काम कर सकेगी स्वतंत्र तरीके से। नहीं तो ये तो खरीद फरोख्त का राजनीतिक होकर के झारखंड में भी सुने, ये 3 विधायक 4 विधायक कहाँ पैसे के साथ कलकत्ता में क्या क्या पकड़ा है, कहाँ अभी तक तो जांच का ये चल रहा है। अब क्या जेन्युइनिटी मैटर है वो तो जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तोड़ बटोड़ की राजनीति तो हो रही है, सत्ता परिवर्तन करने का राजनीति हो रहा है, सत्ता की लालच में ये लोग ये काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है ना, ये सत्ता के लिए किया जा रहा है। इतना सत्ता का लालच क्यों भाई? कोई भी पार्टी दल का, अगर किसी भी दल का, आम जनता है हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, आम जनता है। कोई भी पार्टी की सरकार हो, हम बस ये चाहते हैं, हम हमारे जैसे लोग ये चाहते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आम जनता का काम हो, विकास हो। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त होती है, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो जाते हैं। आपको बताते हैं कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत का कार्यकाल जो है 2023 में समाप्त होगा। पर सरकार इस पे अभी विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, जो संकेत आ रहे हैं। बहरहाल ये सरकार की बात है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला। बोकारो जिला में 50 नगर निगम क्षेत्र है और आपको बता दें कि 5 साल नगर निगम का हुआ है, समय हुआ है और इससे पहले नगर परिषद क्षेत्र था। तो जिस वार्ड में आए हुए हैं, वार्ड नंबर 27 है और यहाँ के पूर्व पार्षद हैं पूनम देवी। हालांकि उनका देहांत हो गया है और उनके पुत्र सारे जो कामकाज हैं देखते थे, कैसे कैसे क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ इस वार्ड में, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। अगर नगर परिषद की बात कहें तो उस समय क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, नगर निगम का जब गठन हुआ तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम, मतलब इनकी माँ जो है थी, इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। तो इनके पुत्र हैं मनोज सिंह जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस 10 सालों में कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है। कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, मानदेय को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, चुनाव को लेकर, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। मनोज जी, पहले तो आपको वेब समाचार बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये बताइए कि आपकी माँ तो अभी नहीं रही, लेकिन आपकी माँ का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। नगर परिषद जब था उस समय भी थी, जब नगर निगम का गठन हुआ तो इस समय भी हुई। तो इस दौरान क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? नगर परिषद के समय मद का कमी था। झारखंड सरकार से लेकर के केंद्र सरकार का जो योजना हम लोगों तक पहुंचता था, वो मद कमी था। कहीं ना कहीं नगर परिषद छोटा था, लेकिन तो भी काफ़ी डेवलपमेंट का कार्य हुआ। और रह गया नगर निगम, तो प्रधानमंत्री आवास योजना नगर निगम के पीरियड में ही आया और राशन कार्ड से जुड़ा हुआ भी जो मामला था वो नगर निगम के ही समय में
धरातल पर पूरी तरीके से उसी समय आया। आया तो 2013 में ही था, लेकिन धरातल पर वो नगर निगम बनने के बाद ही वो सुचारू तरीके से आया। हमारे क्षेत्र में जहां तक हमको संज्ञान है, कैलकुलेशन है कि जितना बड़ा हमारा क्षेत्र है, 4000 जनसंख्या है वोटर लिस्ट के हिसाब से, ऐसे 10,000 का जनसंख्या है। वहां पर करीब करीब 4 से 5 करोड़ का रोड नाली, करीबन 250 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ 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 हाँ, दोनों टर्म्स मिला करके है, नगर निगम और नगर परिषद मिला करके 5 से 7 करोड़ का रोड और नाली हुआ होगा। पाइपलाइन का कार्य ऑलरेडी धरातल पर चल रहा है, करीब करीब कंप्लीट के कगार में है। 250 के लमसम में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो धरातल पर ऑलरेडी 4 साल पहले उतर चुका है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत स्लो प्रक्रिया में चल रही है, कुछ लोगों का है भी, तो जिला प्रशासक के पास अभी मद उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते स्लो है, लेकिन 250 से ऊपर आवास बन चुका है। पाइपलाइन का काम भी हो चुका है, सुचारू तरीके से पानी चल रहा है। बीच में हमारा क्योंकि ड्राई जोन एरिया पड़ता है, ये हमारे चास नगर निगम मैप में 27 नंबर वार्ड, 28 नंबर वार्ड, 29 नंबर वार्ड, 26 नंबर वार्ड, ये सब ड्राई जोन एरिया में था। 900 फीट 800 फीट में भी पानी उपलब्ध नहीं था, लेकिन अभी पाइपलाइन चल रहा है सुचारू तरीके से, 2 साल से जल मिल रहा है। 4 साल पहले का मैं बता दूं, 4 साल पहले खुद से माँ मेरी 2 टैंकर, 2 ट्रैक्टर, 2 जगह अपना जमीन पर बोरिंग कर करके, और हम अपने क्षेत्र में, मैंने हमारा क्षेत्र तो दोनों ज्वाइंट है 27 और 28, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ जन्म लिए हैं, हम लोग शुरू से रह रहे हैं, तो दोनों क्षेत्र अपना हुआ। वहाँ के भी पार्षद हमारे रिलेटिव ही हैं, तो दोनों क्षेत्र में पर डे 3 से 4 टैंकर पानी, उस समय नगर निगम के सौजन से नहीं, नगर निगम तो फेल के कगार में था, क्योंकि 12-13 टैंकर था, जिसमें 35 वार्ड को देखना है, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, मरनी हरनी सब कुछ देखना है, तो अपना टैंकर उपलब्ध करा करके और लोगों को पानी दिया गया। जब फिर नगर निगम के पास बोरिंग की मद आई, फिर नगर निगम से एक बोरवेल हुआ, एक विधायक मद से बोरवेल हुआ, और वैसे जगह बोरवेल कराया गया जहां पर पानी है, और जिस जोन में पानी नहीं है वैसा वो 1.5 किलोमीटर पाइपलाइन दौड़ा करके हर 5 घर पर नल का सुविधा दे करके पूरे क्षेत्र को पानी से, माने सुचारू तरीके से लोगों को तकलीफ से वंचित किया गया। तो करीब करीब हमारे क्षेत्र में योजनाओं को लेकर के किसी भी आम नागरिक में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्याओं को लेकर के कोई परेशानी नहीं है, ना बिजली, ना पानी, ना रोड नाली। हाँ, अभी कहीं ना कहीं पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन होने की वजह से नया नया रोड भी बना हुआ, उसको ब्रोकन कर दिया गया निगम और प्रशासन की तरफ से। बार बार, अब तो कम से कम 1.5 से 2 साल हो गया जो जनप्रतिनिधि नहीं है, बार बार प्रशासक, निगम प्रशासक से लेकर के डीसी साहब से लेकर के सब लोगों को आवेदन संबंधित सभी वार्ड पार्षद अपने अपने क्षेत्र के लिए करते हैं, लेकिन रोड को काट दिया गया है, डैमेज के कगार में है। पूरी तरीके से बनाया रोड 15वीं वित्तीय योजना का, 14वीं वित्तीय योजना का, वो बर्बाद है, और आज तक उसकी रिपेयरिंग ढंग से नहीं हो पाई है। ये बरसात में क्या हो गया कि गड्ढा उड्ढा होकर के पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि दोषी नहीं है, प्रशासन का उदासीन रवैया इस सरकार में, खास करके प्रशासन का बहुत ज्यादा उदासीन रवैया रहा है। और बहुत दुखी मन से हम ये कहना चाहेंगे कि हम इस सरकार का अंग भी हैं, हम एक बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में चास बोकारो में प्रशासन से लेकर के आम नागरिक हमको जानते हैं, और इस सरकार का हम अंग भी हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन परिवार के भी हम अंग हैं, लेकिन यही के मुख्यमंत्री हैं, यही के स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई है, और बोकारो उनका अपना शहर है। रेसिडेंशियल पैतृक तो नहीं कह सकते हैं, पैतृक तो नेमरा है उनका, लेकिन उनके लिए पैतृक शहर, हमारे मुख्यमंत्री के लिए पैतृक शहर बोकारो है। यहाँ पे शिक्षा दीक्षा यहाँ पर शिक्षा दीक्षा और अपनी पूरी जवानी, जब तक वो राजनीतिक में नहीं गए, राज्यसभा सांसद भी बने, उस समय भी उनका बोकारो ही धरती था, बोकारो में ही रहते थे, बोकारो में ही घूमते थे, बोकारो में ही उन्होंने शिक्षा किया, सारा कुछ किया, राजनीति भी यहीं से सीखे। और नगर विकास मंत्री भी हैं हमारे, और मुख्यमंत्री भी हैं हमारे, लेकिन चास नगर निगम पर उनका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेट हावी है, करप्शन, इस 1.5 सालों के अंदर में जो करप्शन हुआ है, बहुत ज्यादा करप्शन, टेंडर मद आता है, टेंडर कर दिया जाता है, लेकिन वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्टर और संवेदक को काम दिया जाता है, अनियमितता हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जनता अगर किसी भी परेशानी को लेकर के अगर फोन करती है तो फोन पिक नहीं किया जाता है, यहाँ के अधिकारी का ये स्थिति है। सफाई में कहीं हम 1 नंबर हुआ करते थे नगर परिषद में,
नगर निगम में भी आए तो 39वां नंबर हम लोगों का था। आज सफाई की चास की ये व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है कि एक नागरिक से अगर पूछ लिया जाए, जनप्रतिनिधि तो छोड़ दीजिए, पक्ष विपक्ष हो सकता है कि गलत तरीके से बोले, एक नागरिक ये बात बोलेगा कि सफाई यहाँ पर पूरी तरीके से बाधित है, एकदम चरमरा गई है, बहुत बुरा स्थिति है। अच्छा ये बताइए कि इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, चाहे वो नगर निगम था या नगर परिषद, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जो पूर्व में नहीं हुआ था, या कहे कि जब से देश आज़ाद हुआ जो डेवलपमेंट चाहिए था नहीं हुआ, और बिहार से अलग हुआ झारखंड, जो विकास चाहिए था जो आपके कार्यकाल में हुआ? सर्वप्रथम पानी से जुड़ा हुआ हमारा क्षेत्र, पानी एक ऐसा प्रमुख चीज है कि हर चीज का कमी बेसी से जनता का सब कुछ चल सकता है, लेकिन पानी एक ऐसा प्रमुख आइटम है जिसके चलते सुबह में सो करके अगर आप उठते हैं तो सबसे पहले पानी की जरूरत होती है। ये हमारा क्षेत्र खास कर करके 27 नंबर वार्ड, 28 नंबर वार्ड, 29 नंबर वार्ड, 26 नंबर वार्ड संबंधित इस एरिया में गरगा ब्रिज तक जितने भी वार्ड हैं, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 19, ये सब वार्ड में पानी का बहुत माने किल्लत था। 900 फीट 1000 फीट में यहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं हुआ करती थी और लोग तरस थे। 8-8 आदमी 10-10 आदमी घर वाले मिल करके बोरिंग कराते थे, लेकिन बोरिंग फेल हो जाता पानी के लिए। रात रात भर दिन लोग काम करते हैं और रात रात भर लोग पानी के लिए, उस चापाकल में पानी निकल रहा है तो वहां पर पानी है तो लोग ढो ढो करके अपना काम चलाया करते थे। आज हमारे क्षेत्र में दोनों वार्ड के लिए, 27 नंबर और 28 नंबर दोनों वार्ड के लिए बयाप्ते एक बड़ा सा टंकी वॉकिंग डिस्टेंस ब्लॉक ऑफिस कार्यालय के जस्ट पीछे 2014 में उस योजना को धरातल पर लाने के लिए जमीन को पोजीशन लिया गया था और उसी समय वो योजना को लाई गई थी जब नगर परिषद था, लेकिन वो बन रही है नगर निगम के समय में, वो बन करके करीब करीब कंप्लीट है। हमें लगता है कि अगले साल से सुचारू तरीके से 24 घंटा पानी उस टंकी के माध्यम से ये दोनों क्षेत्र को दिया जा सकेगा। ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या पानी से ही थी जुड़ी हुई, जिसका समाधान करीब करीब हो चुका है। जैसे ही ये टंकी चालू हो जाएगा तो चालू होने में हमें लगता है कि मार्च अप्रैल तक, अगला मंथ, ऐसे तो चालू 2021 में होना था, कोरोना पीरियड होने के चलते 2 साल सरकार का योजना कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतर सका, लेकिन काम सुचारू तरीके से चल रहा है। हमें उम्मीद है कि 2022 गर्मी के पहले ये टंकी चालू हो जाएगा और आम जनता से लेकर के सभी लोगों को पुरजोर पानी की व्यवस्था हो जाएगी। ये बताइए कि चूंकि अब आपकी मां नहीं रही, 2 टर्म से पार्षद थी, आगे की क्या रणनीति है, क्या सोचते हैं? अगर जनता का प्यार स्नेह, हालांकि इस बार सीट परिवर्तन होगा, पुरुष से, हाँ नहीं, वो पहले महिला था अब पुरुष हो जाएगा जी। बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, पहला बार जब जीत करके आई थी उस समय भी सीट जनरल था, दूसरे बार भी वो जीत करके आई तो महिला सीट था, इस बार वो फिर से जनरल सीट है। और इस बार के इलेक्शन में, पिछले बार माँ मेरी डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए भी फाइट की थी, पार्षद बनने के बाद 2 वोट से वो डिप्टी मेयर का चुनाव मिस की थी। इस बार मेरी पत्नी को करीब दर्जनों पार्षदों का सहयोग से, दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोग से, मित्र साथी के सहयोग से इस बार रिंकू देवी महिला प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी के रूप में वो जनता की अदालत में आ चुकी हैं। पिछले 15 अगस्त को ही, 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ये अनाउंस चास के आम नागरिक के सहयोग से हजारों के संख्या में जुलूस का ये लेकर के और ये प्रेस मीडिया के मित्रों के माध्यम से ये घोषणा हो चुका है और मेयर प्रत्याशी के रूप में क्षेत्र में काम कर रही है, मेयर के रूप में। अच्छा ये बताइए कि चूंकि अब आपकी पत्नी जो है रिंकू देवी मेयर के लिए फाइट करेगी तो वो सीधा जनता के बीच जाएगी, चूंकि अब पहले जो हुआ था वो पार्टी लेवल पे हुआ था, लेकिन इस बार जो है अब पार्टी लेवल पे नहीं है, जनता के बीच है, तो घोषणा हो चुका है। तो आप ये बताइए कि उनका मैनिफेस्टो क्या होगा? क्या आपको ग्रीन नगर निगम, क्लीन नगर निगम के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? ये चास नगर निगम का सबसे प्रमुख समस्या, और चास नगर निगम का ही नहीं, किसी भी निगम का पहला दायित्व सफाई है। सबसे पहला दायित्व किसी भी निगम का और जनप्रतिनिधि और अधिकारी का, निगम अधिकारी का पहला दायित्व है शहर हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। सबसे पहले सफाई पर अटेम्प्ट होगा और पर डे, जैसे नगर परिषद के समय में
जिस तरीके से हर वार्ड समिति को वार्ड समिति बना करके और लेबर के माध्यम से हर एक वार्ड को 5-5 लेबर दे करके और पर डे झाड़ू लगना और डस्टबिन के माध्यम से हर घर से कचरा उठा करके और शहर को साफ करने का कार्य हुआ करता था। उसी चीज को वापस इस नगर निगम में लाने की जरूरत है। उस पर पहला अटेम्प्ट होगा। दूसरा अटेम्प्ट पानी को सुचारू तरीके से, अभी हमारे यहाँ योजना 154 करोड़ रुपया का योजना, पहले भी 58 करोड़ का योजना था, 6 टंकी था जिससे चास को पानी दिया जा रहा था, लेकिन सुचारू तरीके से पानी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि चास में करीबन 26 से 27 हजार घर लीगल तरीके से, मतलब जो नगर निगम के डॉक्यूमेंट्री में है, बहुत ऐसा घर जो अभी कम से कम 8,000 घर ऐसा है जो अभी बन करके तैयार होने की स्थिति में है, जो अब निगम के ये में अब नक्शा उक्सा है तो आ जाएगा। तो 30,000 35,000 हमारा घर है और उसके लिए 154 करोड़ का योजना ऑलरेडी चल रहा है जो 2021 में कंप्लीट हो जाना था। हमें नहीं लगता है कि 2022 में भी वो कंप्लीट हो सकेगा, लेकिन अगर चुनाव हो जाता है और मेयर के रूप में अगर वो जनता उनको चुन करके भेजती है तो पहला अटेम्प्ट होगा कि 2022 में उसको सुचारू तरीके से चालू कर करके हर घर को सही तरीके से पानी, जितनी पानी की उनको जरूरत है उनको पानी उपलब्ध कराई जाए। फिर तीसरा हमारा मानसिकता में है, अब रह गया मद के ऊपर और निगम की पोजीशन के ऊपर, वो बनकर के जाने के बाद ही वो बताया जा सकता है, लेकिन तो भी मैं आपके माध्यम से बता देता हूं। तीसरा हमारा निगम का अपना हॉस्पिटल, राज्य सरकार सहयोग कर करके बनाए, केंद्र सरकार सहयोग कर करके निगम को बनवाने की कोशिश करे, या निगम अपने मद से, निगम की जो अपनी टैक्सेशन का पैसा आता है उस मद से एक अच्छा हॉस्पिटल चास नगर निगम के वासी के लिए बनाने का, और एक ऐसा स्कूल जिसमें अंत्योदय कार्डधारी और गरीबी रेखा के अंतर्गत जो आते हैं उनका एजुकेशन प्राप्त हो सके, जिसकी कैपेसिटी 1000, 1500, 2000 बच्चों को हम ले सकें, उसको पढ़ा सकें। वैसे निगम के तरफ से एक शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बोकारो धरती एक शैक्षणिक जगह है और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का मात्रा भी बहुत काफ़ी है, अच्छे अच्छे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं, लेकिन वो मिडिल फैमिली के ऊपर के लोगों के लिए वो स्कूल है। हमारा चास में ऐसा जनता भी है, 60% जनता ऐसा है जो महीने का 10,000 से 20,000 रुपया के रेंज में वो पर महीने का उसका मासिक इनकम है, और वो अपने बच्चे को 10,000 रुपया महीना खर्च कर करके डीपीएस जैसे, चिन्मया जैसे और विभिन्न और भी जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, सेंट जेवियर्स हैं, डीएवी है, होली क्रॉस है, ये सब स्कूल में पढ़ाने के योग्य नहीं है। अगर हमारा बच्चा जो भविष्य देश का, वो अगर सही में शिक्षित होगा, ये भी निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये तो ऐसे राज्य सरकार की काम है, लेकिन अगर हमारा निगम रेवेन्यू में अच्छा होगा, हम अगर सही तरीके से अपने जनता को फैसिलिटीज देकर उससे उचित रेवेन्यू लेकर के, और उस रेवेन्यू से अगर हम एक ऐसे स्कूल बनाएं जिसमें बच्चे को उस प्राइवेट स्कूल से 50% कम में एजुकेशन प्राप्त हो, तो हमको लगता है कि ये आने वाले हम लोग का बच्चों का भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। इस पे मेरी अटेम्प्ट होगी। अच्छा, रेवेन्यू की जब बात आपने कहा तो रेवेन्यू जिस तरह से देख रहे हैं, अचानक से इतना इनकम टैक्स, माफ कीजिएगा, जो होल्डिंग टैक्स बोलते हैं, जो बढ़ गया है, क्या आप मांग करते हैं सरकार से? कहीं ना कहीं ये एकाएक जो होल्डिंग टैक्स में करीबन 30 से 40% का बढ़ोतरी किया गया है, कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों में, इसको तो राज्य सरकार को इमीडिएट प्रभाव से वापस लेना चाहिए। कोरोना काल में 2 साल में आम जनता जो मिडिल फैमिली से नीचे हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, आज के डेट में हमारा जो अपना जो निगम है, हम चास नगर निगम का बात करें, हम तो पूरे राज्य का बात नहीं कर सकते, लेकिन जो चास नगर निगम का जो स्थिति है, जिस तरीके के यहाँ पर परिवार रहते हैं, वास करते हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनकी ये स्थिति नहीं है। इस कोरोना काल में और स्थिति बद से बदतर हो गया है। एकाएक रेवेन्यू को 40% बढ़ा देना, ये कहीं ना कहीं जनता के ऊपर एक्स्ट्रा लोड है। लोग अभी महंगाई के मार से हैं, केंद्र सरकार का जो भी महंगाई के मार से झेल रहे हैं, उस मार को नहीं झेलने के योग्य हैं। कोरोना काल का मार से झेलते हुए अभी अपने आप को स्थापित कर करके और जीविकोपार्जन चला रहे हैं, यही काफ़ी है। ये रेवेन्यू 40% जो बढ़ाया गया है, इमीडिएट प्रभाव से वापस लेने की जरूरत है। ये बताइए कि जिस तरह से जनता के प्रतिनिधि, मतलब आपकी माँ भी थी, अब आपकी पत्नी होने वाली है, और जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, जब भारत का संविधान एक है
तो आप लोग केवल मानदेय मिलता है और उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, क्या मांग करते हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार से? अगर संवैधानिक तरीके से देखें, जो हमारा देश का संविधान है, अभी एक और नगर निगम के एक्ट में एक एंट्री हुआ है कि जिनका 2012 तक 2, 3, 4 जो भी बच्चे हैं उनका चलेगा, वो इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। 2012 के बाद जिनका 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं वो इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये नगर निगम और पंचायती राज्य के लिए ये नियम का अनुपालन करवाना सरकार को, और केंद्र के लिए और विधानसभा में विधायक जो लड़ते हैं और केंद्र में सांसद जो लड़ते हैं और राज्यसभा सांसद जो माननीय बन करके जाते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ नियम लागू होना चाहिए। धरातल पर अगर सरकार कोई भी योजना या कोई भी मापदंड या कोई भी संवैधानिक व्यवस्था उतारना चाहती है तो बराबर लागू होना चाहिए। अगर रह गया बात यहाँ पर मानदेय का, वार्ड पार्षद को या मेयर को या डिप्टी मेयर को जो मानदेय नगर निगम के द्वारा दिया जाता है, अगर रियलिटी देखें तो क्षेत्र में भ्रमण करने में उतना का पेट्रोल, जो आज पेट्रोल और डीजल की महंगाई है, क्षेत्र में भ्रमण और जनता के दुख तकलीफ में शिरकत करने के लिए ये मानदेय कम पड़ जाता है। तो इस मानदेय का यूटिलाइजेशन वार्ड पार्षद या मेयर या डिप्टी मेयर अपने कोई निजी हित में कभी नहीं कर सकते हैं, और निजी हित में करने योग्य इनका मानदेय है भी नहीं। बट नेचुरल है कि क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए अगर वो जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद भी हैं, वो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको उतना मानदेय या जिस तरीके से फैसिलिटी दी जाती है उसका एक अंग छोटे जनप्रतिनिधि को भी प्रोवाइड कराया जाए, ताकि क्षेत्र में घूम घूम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकें। यही कारण है कि अगर निचले स्तर पर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का कारण यही हो सकता है। हाँ, भ्रष्टाचार का कारण ये है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को हर वो आयोजन, हर वो ओकेजन में प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, जाना पड़ता है। सब लोग राजनीति का आकांक्षा, जो राजनीति चल रहा है आज हम लोग देश का जो स्थिति है वर्तमान टिल डेट में, सब लोग अपने जनप्रतिनिधि से आकांक्षा रखते हैं कि हमारे यहाँ ये योजना है, हमारे यहाँ आज ये प्रोग्राम है, हमारे यहाँ आज ये प्रोग्राम है, तो हमारे पार्षद महोदय या मेयर साहब या डिप्टी मेयर साहब अगर शिरकत किए हैं तो आज अगर मेरे यहाँ प्रसाद बन रहा है तो 10 किलो का दूध की व्यवस्था हमारे पार्षद महोदय के तरफ से, हमारे मेयर के तरफ से 50 किलो दूध का, चावल का व्यवस्था होता, पूरी बूंदिया बन रहा है, शिव जी का बारात निकल रहा है। तो इसके लिए ऐसा बहुत सा छोटा इलेक्शन होने के चलते जितने भी लोग हैं वो अपेक्षा अगर रखते हैं तो नो डाउट वार्ड पार्षद, मुखिया, जिला परिषद, मेयर और डिप्टी मेयर से ही आम जनता, कोई विधायक और आम जनता किसी सांसद के पास नहीं पहुंच पाता है पंचायती राज का चुनाव होने के बाद, और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है छोटे जनप्रतिनिधि को। और छोटे जनप्रतिनिधि को सरकारी किसी भी प्रकार की वैसी कोई फैसिलिटीज नहीं है जिससे वो आम जनता को इस तरीके का कोई भी फैसिलिटीज दे सके। यही कारण है कि भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। भ्रष्टाचार बढ़ने का प्रमुख कारण है। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, काम के मामले में अगर देखा जाए तो बेहतर कौन? वस्तु स्थिति अगर देखा जाए तो झारखंड में 16 से 17 साल भाजपा की सरकार रही है। महागठबंधन की सरकार एक बार 14 महीने की, एक बार और 7-8 महीने की, और अभी ये 2 साल से महागठबंधन की सरकार अगर बोले तो झामुमो की सरकार बोलते हैं। झामुमो की सरकार करीबन 3 से 3.5 साल रही है। पूरे इस 22 सालों के पीरियड में टुकड़े में, और कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी। एक ही बार पूर्ण बहुमत की सरकार आसू के सहयोग से और कुछ निर्दलीय विधायक के सहयोग से रघुवर सरकार बनी थी। 5 साल वो सरकार में सत्ते में तरीके से रहे और कार्य करने का भी कोशिश किए। तो अभी तक पूर्णतः सरकार नहीं बन पाना भी बहुत बड़ा रीजन रहा है। डेवलपमेंट हमारा पीछे है। कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिकरण, डोमिसाइल की नीति, बाहरी भीतरी की नीति, 1932 खतियान की नीति और अलग अलग तरीके का नीति को अपना करके यहाँ के राजनेता कहीं ना कहीं विकास को बाधित किए हैं। सीएनटी अगर पूर्व से लगा हुआ था, लोग सीएनटी को फिर से लगा करके शहरी क्षेत्र में खास करके, ठीक है, अगर सीएनटी से हमारे आदिवासी भाइयों का या हमारे सीएनटी में रहने वाले जो भी समाज के लोग हैं उनका ज़मीन बचाने के लिए अगर कभी भी ये काश्तकारी अधिनियम का ये हुआ था, तो एक 100 साल 150 साल का पीरियड होने के बाद शहर का और राज्य का और देश का आज का जो वस्तु स्थिति है बहुत चेंज हुई है। आज विकास की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है। तो अगर इस अधिनियम का अनुपालन इतना कड़ा रूप से होगा तो
डेवलपमेंट तो बाधित होगा, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए ज़मीन की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। आज आज ज़मीन नहीं होने के चलते चास नगर निगम में जो प्लांट सफाई के लिए, जो उसको डिस्पोजल करने वाला, कचरे को डिस्पोजल करने की जो प्लांट लगानी थी, आज तक धरातल पर 4 साल से पैसा आकर के रखा हुआ है, लेकिन धरातल पर योजना नहीं उतरा। कहीं ना कहीं CNT नियम, ये नियम, वो नियम, विकास उससे बाधित है। तो सरकार को इस पे अमल करना चाहिए। अभी तक मिला जुला के जितनी भी सरकार रही है वो अपना माने विधिवत तरीके से जो कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं की है। भ्रष्टाचार हावी रहा है, और भ्रष्टाचार जब तक हावी रहेगा तब तक विकास संभव नहीं है। अंतिम सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से देख रहे हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, झारखंड में भी ऐसी स्थिति बन रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो जग जाहिर है, महाराष्ट्र का केस, झारखंड का केस, बिहार का जो केस प्रेस मीडिया बंधु के माध्यम से जो सभी लोगों के सामने आ रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन केंद्र सरकार कर रही है। भाजपा की सरकार लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का, जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए लोगों को खरीद फरोख्त, भ्रष्टाचार में घुसा करके पैसे के बल पर कहीं ना कहीं ईडी और ये वो विभिन्न एजेंसी, हमारा देश का जो एजेंसी जिसको स्वतंत्र तरीके से कार्य करना है उसको प्रभाव में ला करके और गलत तरीके से सरकार तोड़ने बटोरने, जनता के द्वारा दिया हुआ किया जा रहा है। ये तो काफ़ी निंदनीय है। ये तो राजतंत्र की ओर हमारा देश जाने की कगार में है। ये तो कहीं ना कहीं ये एक आम जनता भी बोलेगा कि हमारा देश को राजतंत्र की ओर ले जाने का, ये तो आप जबरदस्ती थोपने की बात हो जाती है ना। कोई भी सरकार अगर विधिवत तरीके से चल रही है तो सरकार को खरीद फरोख्त कर करके, उसके विधायक को मिला के, ये करके वो कर करके, इस तरीके का कार्य, ये ओछी मानसिकता है, ओछी राजनीति है। देश हमारा इस ओछी राजनीति के गिरफ्त में पूरी तरीके से इस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा ने कहा था कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी होगी जो पूरे देश में रहे, और जितने भी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, ये वो बर्बाद हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये नहीं कहीं इसी का तो असर नहीं पड़ा जो बिहार में? एकदम इसी की असर पड़ा है, और आने वाले समय में जो स्थिति बनी हुई है 2024 में इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। आज भाजपा और जदयू का सरकार बिहार में था जो चली गई, आज वो महागठबंधन परिवार का सरकार बन गया। आज आप झारखंड में नहीं हो, आप बंगाल में नहीं हो, आप उड़ीसा में नहीं हो, तो ये सब मंतव्य रखने का मतलब ही है आप प्रजातंत्र को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म कर करके और राजतंत्र बहाल करना चाहते हो। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। देश दूसरे तरीके से चलाया जा रहा है। ये अब तो जनता जिसको इलेक्ट कर करके भेज रही है, आप उसको खरीद फरोख्त करके अपने पार्टी में मिला करके उसकी सत्ता को गिरा रहे हो। ये तो गलत है ना। विकास से प्रभावित होना ही है। आप एक तरह से बोलते हो कि एकदम विकास की ओर हम देश को ले जा रहे हैं, एकदम हम विकास पुरुष हैं, देश को एकदम डेवलपमेंट के ओर ले जा रहे हैं। जब सत्ता में बैठे हुए लोग, हमारे राज्य में लोग, अगर वो बैठे हुए लोग ही सही तरीके से सरकार नहीं चला सकेंगे, सरकार में उनको स्थापित होते हैं और फिर तोड़ बटोड़ करके सरकार गिरा दी जाती है, फिर नए तरीके से सरकार बनाई जाती है, फिर वो तोड़ते हैं, फिर वो गिराते हैं। इस स्थिति के चलते तो आज झारखंड की ये स्थिति है। कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ पा रही है। जनता को भी चाहिए कि एकदम मैंडेट, पूर्ण बहुमत का मैंडेट दे, तभी सरकार काम कर सकेगी स्वतंत्र तरीके से। नहीं तो ये तो खरीद फरोख्त का राजनीतिक होकर के झारखंड में भी सुने, ये 3 विधायक 4 विधायक कहाँ पैसे के साथ कलकत्ता में क्या क्या पकड़ा है, कहाँ अभी तक तो जांच का ये चल रहा है। अब क्या जेन्युइनिटी मैटर है वो तो जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तोड़ बटोड़ की राजनीति तो हो रही है, सत्ता परिवर्तन करने का राजनीति हो रहा है, सत्ता की लालच में ये लोग ये काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है ना कि ये सत्ता के लिए किया जा रहा है। इतना सत्ता का लालच क्यों भाई? कोई भी पार्टी दल का, अगर किसी भी दल का, आम जनता है, हम लोग किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, आम जनता है। कोई भी पार्टी की सरकार हो, हम बस ये चाहते हैं, हम हमारे जैसे लोग ये चाहते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आम जनता का काम हो, विकास हो। अगर वो साल में 4 बार तोड़ा जाएगा और 4 बार सत्ता गिराया जाएगा, नए सत्ता को बनाने के लिए हम नहीं, आप नहीं, हम सत्ता पे काबिज होंगे, इस तरीके का अगर यूटिलाइजेशन होगा तो कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं, हालांकि वार्ड पार्षद का देहांत हो चुका है, अब मेयर के लिए इनकी पत्नी रिंकू देवी जी हैं, फाइट करेंगी। अब जनता उन पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। तो आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जाते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है और
उनके द्वारा क्या कुछ आगे का काम होगा, योजना होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया।